तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और लगातार जिस तरह से कारवां बनता जा रहा है और आपका प्रेम, आपका सपोर्ट और कहीं ना कहीं आपकी दरख्वास्त बढ़ती जा रही है, तो हम भी बिल्कुल तैयार हैं और कैप्टन सर भी बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए अगली सीरीज लेकर के। और आज कहीं ना कहीं ऊर्जा और चार्म डबल होने वाला है, बिकॉज फाइनली आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि मैं कह सकता हूं कि 1/2022 बैच के लिए एक बार एडमिट कार्ड के सिलेक्शन लिंक्स आ चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि ये खुशखबरी बहुत बड़ी है। बड़े लंबे इंतजार के बाद आप सबको इस चीज का मौका मिला है, तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि सर इस समय कैसे काम करें और किस तरह से काम करें। और बीइंग अ मेजर तुलसी परिवार, हमारी हमेशा ये जिम्मेदारी रही है कि हम आपके लिए हर वो इंफॉर्मेशन लेके आए, हर वो जानकारी लेके आए जो आपके लिए डाउट का विषय है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा योगदान आपके साथ हम ऐड कर सकें कि आपकी सफलता में आपको कहीं ना कहीं बेहतर कॉन्फिडेंस मिले और फाइनली आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो ऑब्वियसली आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडियन कोस्ट गार्ड सर। एंड आई थिंक देश में आज तक इस चीज को लेकर न कभी बात हुई है, न कोई वीडियोज आए हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड लवर हैं ऑन अ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए मैं कह देना चाहता हूं कि दिस इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। थोड़ा रिमाइंड मार देना चाहता हूं एक शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने कि जिस तरह हमारे देश में आर्म फोर्सेस का अहमियत है और उनके वजह से हम सुरक्षित और बेहतर महसूस करते हैं, मुझे लगता है इस देश में उतना ही महत्व पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस का मतलब केवल आपके बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या एसएसबी या असम राइफल से ही नहीं है, बल्कि जरूरत है हमें समुद्री तटों की भी सुरक्षा की और वहां भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने की, ह्यूमन सुरक्षा की, स्मगलिंग जैसी चीजों को रोकने की। तो जरूरत हो जाती है इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट और इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी, डीबी और यांत्रिक जैसे पदों की। तो ऑब्वियसली आज का जो ये सेशन है इसलिए भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जहां 10+2 लेवल पे इंडियन कोस्ट गार्ड की एंट्रीज हैं, तो 10+2 के अलावा ग्रेजुएशन लेवल पे एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आती है सारे ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स के लिए कि अगर वाकई में आपका जज्बा है भारतीय तटरक्षक बल का हिस्सा बनने का और असिस्टेंट कमांडेंट बनने का इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो मुझे लगता है कि अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आज इसके पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर बात होगी, जिसमें सबसे पहला स्टेप आपको क्लियर कर दूं कि इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, आप अपने डायरेक्ट एसएसबी के लिए बढ़ते हैं। थोड़ा यहां करेक्ट करना चाहूंगा, केवल वर्ड एसएसबी नहीं होगा, यहां दो वर्ड जुड़ जाते हैं जिसको आप पीएसबी और एफएसबी के नाम से समझेंगे। तो ऑब्वियसली आज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सर आखिर ये पीएसबी क्या है सर, और आखिर सर ये एफएसबी क्या है, और जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, आज कोशिश होगी इस सेशन में हम क्लियर करें और पूरे सिलेक्शन सिस्टम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके सामने लेके आए। तो चलिए सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। एंड ऑब्वियसली सर, ऑनेस्टली आई एम सेइंग दैट कि सर यू डूइंग ग्रेट जॉब बिकॉज उन एंट्रीज के विषय में सर आप बात कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि आज तक कोई बात ही नहीं किया उनको लेकर के सर। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम ऑल द वे सर। और हमने लगातार बात की, हमने सबसे पहले जैग एंट्री को लेकर बात की सर, फिर हमने एनसीसी की बात की, और क्रमशः जिस तरह हम बात करते आ रहे हैं सर वैसे वैसे सिलेक्शन डेट लिंक आती जा रही है। तो बच्चों को वीडियो बड़े फायदेमंद है और लिंक में हम डाल भी दे रहे हैं फिर से डिस्क्रिप्शन में कि जाके एक बार उन वीडियोस को फिर से देखिए। क्रमशः हमने आपके लिए कवर किया जो है इसी कड़ी में बढ़ते हुए एनसीसी को, जैग को, हमने एनडीए को भी कवर किया और आज फाइनली हमारे सामने आईसीजी की एंट्री आपके सामने। तो सर सबसे पहले आईसीजी के स्वरूप को हम समझना चाहेंगे, इस एंट्री को बनाने का उद्देश्य सर, और फाइनली इनका सिलेक्शन प्रोसीजर इस तरह से निर्धारित करने की वजह। तो कुछ ऐसे टेक्निकल बातें सर जो इंट्रोडक्टरी तौर पे बच्चे सर जानना चाहते हैं पहले। सर कोस्ट गार्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस फेल से सर, तो नेवी की ही प्राइम जवाबदारी रहती थी अप टू 1973। तब तक तो नेवी ये सब काम देखते थे। अच्छा 70s में अगर आप देखें सर, तो जो समुद्री स्मगलिंग थी ये बहुत बढ़ गई थी। राइट सर, ठीक है। और जो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है वो एक अलग मसला है, वो नेवी संभाल सकती है। राइट। लेकिन अगर नेवी उन सब कामों में इन्वॉल्व हो जाएगी तो हम अपने कोर वर्क से शायद थोड़ा सा डेविएट हो रहे थे। इस वजह से ये पहली बार सजेशन दिया गया 1 फरवरी 1977 से इसको कमीशन किया गया। कामत साहब थे पहले इसके जो है डीजी बन करके आए फिर, और वहाँ से फिर चीज़ें को आगे बढ़ाना इन्होंने शुरू किया। द प्राइम ऑब्जेक्टिव जैसे आप देखिए सर, बीएसएफ बॉर्डर की सिक्योरिटी पीस टाइम में वही करते हैं। राइट सर। लेकिन लड़ाई के समय में बीएसएफ पीछे आ जाएगी और आर्मी आगे जाएगी। बिल्कुल ऐसा समुद्र में भी होगा। पीस टाइम सिक्योरिटी जो है समुद्र की वो कोस्ट गार्ड की है, और अगर ये वॉर टाइम में कन्वर्ट हो जाता है कभी तो फिर नेवी आगे जाकर के लड़ाई लड़ेगी। उनका काम पीस टाइम सिक्योरिटी है जी। तो बड़ा खूबसूरत वर्जन है। एक अच्छी बात सर ने यहाँ शेयर भी कर दी कि हम जितने भी बॉर्डर फोर्सेस को देख रहे हैं वो पीस टाइम के लिए हैं। वो बॉर्डर जो है ज़मीन पे भी हैं और बॉर्डर समुद्र के अंदर भी हैं। तो लाजमी सी बात है कि ये भी एक बॉर्डर फोर्स की तरह हम इसको देख सकते हैं, और लाजमी सी बात है कि जब वॉर टाइम होता है तो हमारी आर्म फोर्सेस ही लीड करती हैं। तो बिल्कुल जल में नेवी बढ़ेगी और ग्राउंड पे हमारी आर्मी और एयर फोर्स बढ़ती है पूरी तरह से।
प्रश्न जो बच्चों का सर बनता है, टेक्निकल प्रश्न तो बहुत सारे हैं जो क्रमशः मैं आपके सारी क्वारीज इसमें कवर करूंगा, बट सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि सर टेस्ट को 2 पार्ट में बांटा गया। सीधा सीधा सर एसएसबी के भी पैटर्न को ईजाद किया जा सकता था, बट फाइनली ये पीएसबी और एफएसबी का सिस्टम लाने का क्या कारण रहा सर इनके अंदर? एक तो सर इनके पास देखिए सिलेक्शन बोर्ड बहुत कम है जी। पीएसबी की अगर आप बात करें तो 4 ही सेंटर है इंडिया में, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नोएडा। ये 4 जगह वो पीएसबी कंडक्ट करा लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट एंट्री है ये भी। जी, डायरेक्ट एंट्री है तो भीड़ तो ज़्यादा होगी बिल्कुल, और सिलेक्शन बोर्ड कम है इनके पास। जी। अच्छा, एफएसबी सिर्फ एक ही जगह है इनके पास नोएडा में, वहीं वो सेलेक्ट करते हैं फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है उस चीज़ का। रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सिलेक्शन बोर्ड इज वेरी लिमिटेड, और नंबर ऑफ सीट्स भी लिमिटेड हैं एक तरह से देखा जाए तो। सर जो पैटर्न 2 पार्ट में बांटने का था, तो इसके पीछे हम यही वजह मान सकते हैं कि इतना क्राउड ये रिटेन ना कर पाते। बिल्कुल सर, इसलिए इन्होंने इसको 2 पार्ट में बांटा। तो सबसे पहले सर पीएसबी की एक रूपरेखा जो है बच्चों के सामने आप ले आए। पीएसबी क्या है, इसमें किस तरह से टेस्टिंग प्रोसीजर है और बच्चों को क्या सही करना होगा इस समय से? अब इसमें देखिए सर, जैसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको जिस भी सेंटर पे बुलाया जाता है, ये प्रोसेस ऑलमोस्ट 2-3 दिन की होती है, डिपेंड्स कि कितने कैंडिडेट आएंगे वहाँ पर। तो उसमें पहले दिन तो इनको एक रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस इनके कराए जाते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आएंगे और उनको 7 सेगमेंट में बांटा जाता है 80 क्वेश्चंस को। जी। तो जो आखिरी सेगमेंट है 7th वन, उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। ओके। और बाकी जो पहले वाले 6 हैं उसमें 10-10 क्वेश्चन हो, 60 हो गए, 20 हो, 80 क्वेश्चन। राइट सर। और इनको जो टाइम मिलेगा वो भी हर सेक्शन का अलग अलग है। अच्छा। हाँ जी, सेक्शन वाइज टाइम, सेक्शन वाइज टाइम होगा इनके लिए। जैसे इनके पास ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर इनको 1 मिनट टाइम मिलेगा, 60 सेकेंड। जी। लेकिन अभी उसके तुरंत बाद उन्होंने अगर दे दिया कि डिक्शनरी क्वेश्चन आ गया, जी, सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन आ गए, जो नेक्स्ट सेशन में आ जाता है, सेगमेंट में आ जाता है, वहां तुरंत जो है इनको 5 सेकंड काम समय दिया जाएगा। तो समय एकदम फ्लक्चुएट कर गया और वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा उसके बाद। तो पैटर्न ये है कि इनको स्क्रीन पे वो क्वेश्चंस दिखाई देंगे जी, और वहाँ टाइम स्लॉट रहेगा, उतने टाइम के बाद वो क्वेश्चंस हट जाएंगे। बट टेस्ट सर इनको OMR पे ही, OMR शीट पर ही देना है इनको सर। इनके पास 5 ऑप्शन होते हैं, जैसे एसएसबी में 4 ऑप्शंस होते हैं, इनके में 5 ऑप्शंस होते हैं। 5 का सर कारण कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, 5 लिए ऑप्शंस के तौर पर इनको रखा है। और देखिए अगर आप एसएससी के कोई भी पेपर उठा के देखिए जी, उनके रीजनिंग के ऑप्शंस देखिए 5 ही होते हैं, 5 ही होते हैं। राइट, इनको भी उससे बाहर नहीं निकाला गया, ये 5 ही ऑप्शंस हैं। और एडिशनल टाइम इनको नहीं मिलेगा बिल्कुल भी जी। जो अगर 5 सेकंड है मान लीजिए सिनोनिम के लिए, तो वो 5 सेकंड में आपको आंसर भी देखना है और सर्कल भी कर देना है। तो ये जो टाइम स्ट्रेस है ये इनके ऊपर ज्यादा होता है, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि ये 40 से 50% लोग जो होते हैं वो रीजनिंग में ही बाहर हो जाते हैं। सर ये बड़ा प्रश्न भी होता जा रहा है। इवन हम आप तो लगातार सर गाइड कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि पूरे एसएसबी के सिलेक्शन प्रोसीजर पे मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, आई एम एज ए एस्पिरेंट मैं कहूँगा, क्योंकि आई एम द पार्टिसिपेट फॉर द एसएसबी एंड गो फॉर द लॉट ऑफ थिंग्स इन द लाइफ। तो हम लोगों के टाइम में सर कहीं ना कहीं OIR के लेके जो फोकस था वो बिल्कुल नहीं था। बट टाइम बिंग सर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कारण रिजेक्शन का वही बना रहा है। हम ऑफिसर्स की जितनी भी एंट्री है वहाँ OIR टेस्ट, दैट मीन ऑफिसर इंटेलिजेंस रीजनिंग, जिसको रीजनिंग ही कहेंगे हम मोटा मोटा, वहाँ पे आपके ग्रेड्स बहुत मायने रखते हैं। और फिर हम देखें तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी शुरुआत वहीं से की और उसको सबसे ज़्यादा अहमियत थी, और सब बच्चे सबसे कम अहमियत उसी को देते हैं। उसी को, उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए सर इनको। जी। अच्छा, जब आप पहले दिन पास नहीं हुए, क्योंकि उसके तुरंत बाद पीपीडीटी नहीं होता है। एसएसबी में जैसे पीपीडीटी साथ में कंडक्ट करा लेते हैं, लास्ट में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इनमें क्या होता है कि अगर आप रीजनिंग नहीं पास है तो फिर आपको अगले टेस्ट में पीपीडीटी में बैठने नहीं दिया जाएगा। बहुत अहम बात आप लोगों को यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका रीजनिंग टेस्ट बहुत अहमियत रख रहा है, अदरवाइज आप पीएसबी के ही दूसरे टेस्ट में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एफएसबी की तो बात छोड़िए। हाँ, बिल्कुल ये स्टेटस हुआ एक्चुअली। तो बहुत ख्याल करके आपको काम करना होगा और ज़बरदस्त। और सर जैसे कि लगातार हम लोग क्लासेस में भी, ऑनलाइन पैटर्न पे भी रीजनिंग को लेकर ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जिससे बच्चों का IQ बिल्कुल अप टू द मार्क प्रूव हो और बेहतर ग्रेड वहाँ पे उनका बच्चों का स्टैब्लिश हो। सर आपके पास 5 से 6 सेट तैयार है सर, और एग्जैक्ट उसी पैटर्न में तैयार है जो वहाँ पर होता है। एग्जैक्टली। अब वो अगर आप टाइम स्ट्रेस के साथ प्रैक्टिस कर लेता कोई बच्चा आकर के, तो कम से कम वो 50% के अंदर तो बना रहेगा जी, अगली स्टेज में जा सकता है वेयर ही कैन परफॉर्म। उनका जो पीपीडीटी होता है दैट इज ऑल्सो सिमिलर, वैसा ही होगा बिल्कुल। पीपीडीटी को हम सेम कह सकते हैं, जैसे एसएसबी बोर्ड में सिस्टम है, एक हेजी पिक्चर आएगी, उतना ही टाइम स्लॉट, फाइनली फिर आपका नरेशन एंड डिस्कशन। बिल्कुल।
यहाँ से बच्चा फाइनली स्क्रीनिंग मतलब पीएसबी इन हो जाता है, हम कह लेंगे प्रीलिम सिलेक्शन बोर्ड के सिस्टम में इन हुआ। इसके बाद बच्चों के अराउंड 1 मंथ का टाइम मिल जाता है सर। अराउंड इसलिए कहा कि अभी कोई 25 दिन भी मिला है कुछ बच्चों को सर, कि उसको 30 डेज मिला, कभी ज़्यादा भी थोड़े से मिले बच्चों को टाइम। तो 1 मंथ बाद सर ये फाइनली एफएसबी की जर्नी के लिए जाते हैं। एफएसबी की जर्नी पे लाने से पहले कुछ क्वेश्चन बच्चों के हैं सर, थोड़ा मैं कवर करना चाहूँगा। तो सबसे पहली चीज़ सर, एडमिट कार्ड बिल्कुल लिंक आपका बेटा 21 जुलाई को फटाफट जाइए तेजी से। वैसे जानकारी आपको है, थोड़ा हम लेट में ही वीडियो लाए हैं, बट हमारा धर्म है बताना, तो हमने आपको अपडेट किया। बच्चे बड़ा हाइट को लेकर सर कंफ्यूज रहते हैं, तो 157 सेंटीमीटर मोटा मोटा आप जहन में रख लो, इसको लेके बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और ये बड़ी जेन्युइन हाइट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चा आपको। सेकंड बात ऐड कर देना चाहता हूँ, स्पेक्स को लेके, आई विजन को लेके बड़ा भ्रम रहता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि 6/9 हम जब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी के लिए तो अनकरेक्टेड है, बट 6/36 अनकरेक्टेड है टेक कैटेगरी के लिए। बट स्पेक्स लगाने के बाद, गूगल्स के बाद, अगर आप 6/6 मेंटेन कर रहे हैं तो कोई चिंता का विषय नहीं है। इसका कहीं ये नहीं लिखा है कि अगर आपको स्पेक्स लगे हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो इस बात को बिल्कुल जहन में रखने की कोशिश ना करें। चलिए, बाकी बहुत सारे प्रश्न और भी हैं, उन पे भी हम क्रम से आने की कोशिश करेंगे, लेकिन सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एफएसबी जैसा कि सर बिल्कुल प्रोजेक्ट है, और अभी तो स्क्रीनिंग पार्ट है जहां बच्चे पहले स्टेप पे जा रहे हैं। तो अभी क्या लगता है सर, बच्चे को पहले पीएसबी पे फोकस करना चाहिए कि एफएसबी पे भी करना चाहिए? बच्चों का प्रश्न मेरे से आया, या दोनों पे सर साथ हम ध्यान दें? अभी बच्चों को क्या करना चाहिए सर? अभी पहले पीएसबी पे सर, पहले PSP है, क्योंकि वहां पर 1 महीना टाइम है इनके पास, 25 दिन 30 दिन टाइम मिलेगा, तो फिर आप तैयारी कर सकते हैं। ओवरऑल इट इज अ टेस्ट अगेन ऑफ बिहेवियर, राइट सर। तो अभी पहली चीज जो अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस को अच्छा करनी है, पीपीडीटी के अंदर अपना नरेशन बहुत अच्छा रखें। जब भीड़ ज्यादा होती है, चॉइस ज्यादा है हमारे पास, तो नरेशन जिसका अच्छा नहीं है, सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है नरेशन की, क्योंकि वो आपको इंडिविजुअल मौका मिलता है अपने व्यक्तित्व को बताने का, और वहां पे आपका कम्युनिकेशन, आपका थॉट प्रोसेस, आपका आइडिया, आपका ओवरऑल कंटेंट मैटर करता है, और वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को ही हटा के सबसे अलग खड़ा कर देता है भीड़ में भी। ग्रुप बिहेवियर है ना, जैसे सर आप देखिए, एक नरेशन तो नो डाउट सबसे ज्यादा वैल्यू रखेगा, उसके बाद डिस्कशन में जब आते हैं जी, अब वो कहते हैं कि ओके वी विल बी गिविंग यू 10 मिनट्स ऑफ टाइम टू रीच ऑन अ कॉमन स्टोरी। 15 लोग 20 लोग जब बात करते हैं सर, इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि इस 20 में से कौन सिलेक्शन के लिए बोल रहा था, कौन सिर्फ अपनी स्टोरी बताने के लिए बात कर रहा था, और कौन वो कैंडिडेट है जिसका सच में पर्पस है कि हम कॉमन स्टोरी की तरफ जाना चाहते हैं। तो जो कॉमन स्टोरी की तरफ जाना चाहेगा वो हो सकता है दूसरे के आइडिया को भी एक्सेप्ट करेगा, अप्रिशिएट करेगा, और साथ में मिल करके आगे जाएंगे। आप अकेले तो कॉमन स्टोरी पे जा नहीं सकते हैं, 20 लोग बैठे हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन अब वो एक व्यक्ति है जो सोचता है कि जी मेरी स्टोरी, मेरा ही आइडिया, मेरा सिलेक्शन, बाकी सब लोग बेकार हैं, तो वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होगा, वो स्क्रीन आउट हो जाएगा। जबकि दूसरा हो सकता है थोड़ा कम बोला हो, मगर उसका जो इंटेंशन था वो बहुत क्लियर था कि मैं 20 लोगों के साथ कॉमन स्टोरी पर पहुंचना चाहता हूं। पहुंचे या ना पहुंचे, क्योंकि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये कॉमन स्टोरी पे पहुंचते नहीं है, बिल्कुल सच बात है, लेकिन आपका इंटेंशन क्लियर दिखाई देता है कि आप कहां जाना चाहते हैं। बिल्कुल सच बात है सर। और हम ये कॉन्फिडेंट हो कि बच्चों को वादा भी कर सकते हैं सर इस समय कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पार्ट पे हम इनको स्क्रीनिंग स्पेशल गाइडेंस देंगे, और इनको उस लायक बनाएंगे कि ये लोग कॉन्फिडेंटली जाएं और इस स्टेज को क्लियर करके फाइनली हमारे पास सेकंड स्टेज के लिए भी आए। जी बिल्कुल सर। और इतना कंफ्यूज इसलिए भी नहीं होना सर कि हमारे साथ पूरा भी रुक रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 ईयर की वैलिडिटी आपके एडमिशन के बाद हो जाती है, तो आप 2 बार आइए, 4 बार आइए, कोई मना ही नहीं, आप हमारा संस्थान से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल मैं कर देना चाहता हूँ, अगले अगस्त से ही डेट स्टार्ट हो रही है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट करने का विषय नहीं है। डायरेक्ट एसएसबी है, बहुत बच्चों का प्रश्न ये रहता है, तो बिल्कुल ये डायरेक्ट एसएसबी है, इसमें कोई और सेगमेंट नहीं ऐड ऑन होते, तो इसको लेकर बहुत चिंता ना करें। बिल्कुल 2 स्टेजेस में हम लोग, जैसा कि पीएसबी की बार बार बात ही कर रहे थे, थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे सर फाइनली एफएसबी की ओर, मतलब फाइनल सिलेक्शन बोर्ड की ओर। फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में भी लाजमी सी बात है सर, स्टेजेस बढ़ जाती हैं, दैट मीन अब साइकोलॉजी है, इंटरव्यू है, जीटीयू है, तो क्या कुछ अंतर देखने को मिलता है सर तीनों सिलेक्शन सिस्टम में, या सेम टू सेम जैसे एसएसबी में वही पैटर्न यहाँ मिलता है? नहीं, बाकी सब कुछ सेम है सर। साइकोलॉजिकल टेस्ट बिल्कुल सेम है जी, इंटरव्यू पैटर्न सेम है इनका। जीटीओ में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है जी। जीटीओ में जहां आप एसएसबी के अंदर 9 टास्क देखते हैं, इनके लिए सिर्फ 3 टास्क रखे जाते हैं जी, लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। जी, मतलब आउटडोर टास्क काट दिए जाते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली इनडोर टास्क रखे जाते हैं। ठीक है, तो और मुझे लगता है कि इसको मैं टेक्निकली बेसिक सीरीज क्यों कहूँ, ये बेसिक प्लस कंफर्मेटरी सीरीज दोनों का एक मिश्रण है सर। देखिए, ग्रुप डिस्कशन बेसिक में आ गया तो लेक्चरेट कंफर्मेटरी में चला गया। अच्छा, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज एक लौता ऐसा टास्क है, हम लोग बार बार बोलते हैं कि
जिसमें इंडिविजुअल प्लानिंग और ग्रुप प्लानिंग दोनों इन्वॉल्व होती है, तो इसको किसी कंफर्मेटरी टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली, दोनों में कंप्लीट कहा जाएगा। राइट सर, राइट सर। बच्चे जो अभी हैं सर, जैसे कि एक रहता है कि कहीं ना कहीं बच्चों का कन्फ्यूजन एक लैंग्वेज को भी लेके है, तो स्टेज 1 जो आपको पूरा होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, दैट मीन आपका जो रीजनिंग टेस्ट है वो भी केवल इंग्लिश में ही होगा और पीपीटीटी तो ऑलरेडी होगा। सर साइकोलॉजी पार्ट को लेकर के या इंटरव्यू पार्ट को लेकर के जीटीओ, क्या कुछ अलग तरह के क्वेश्चन, अलग तरह की इमेज या अलग तरह का सर वहाँ पे एक्सपेक्टेशन एक इंडियन कोस्ट गार्ड कैंडिडेट से किया जाता है सर? नहीं सर, ऑलमोस्ट इमेजेस सेम रहती हैं जो एसएसबी के अंदर है जी। क्योंकि ये बिहेवियर टेस्ट है, तो बिहेवियर तो उन्हीं इमेजेस से समझा जा सकता है। देयर आर लिमिटेड स्लाइड्स इन टीएटी आल्सो, जिसके थ्रू आप किसी का बिहेवियर चेक कर सकते हैं। आई गेस जो मुरे का टेस्टिंग सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं एसएसबी के अंदर, नाउ डेज इट इज उमा भारती, क्योंकि उमा चौधरी, डॉक्टर उमा चौधरी जो थी जिन्होंने इंडियनाइजेशन किया था टीएटी का 60s में, तो अब हम उन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हैं आकर के। लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेड सीन्स ही हैं जो जिसके थ्रू आप किसी का बिहेवियर चेक कर सकते हैं। राइट सर। तो ये इनके ऊपर भी आएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है इनका, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है। राइट सर। इंटरव्यू को लेके बच्चों का एक भ्रम रहता है, जैसे साइकोलॉजी आपने कहा कि बिल्कुल वही 11 पिक्चर 1 ब्लैंक रहेगा, वैट वही है, एसआरटी वही है, एसडी वही है। इंटरव्यू को लेके इन बच्चों का प्रश्न मेरे से अक्सर बनता है कि सर हम आर्म फोर्सेस का हिस्सा न बन के पैरामिलिट्री में जा रहे हैं सर, तो वहाँ जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होंगे सर, लाजमी सी बात है कि वो कोस्ट गार्ड फोर्सेस का ही हिस्सा होंगे, तो वो किस रैंक के होते हैं सर? और साथ ही साथ क्या सर उनका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछते हैं, केवल डेडिकेट इंडियन कोस्ट गार्ड या करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन बन पाते हैं? नहीं सर, बिल्कुल पूछ सकते हैं, आर्म फोर्सेस से भी पूछते हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि सिर्फ कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स नहीं, नेवी के भी ऑफिसर्स उसमें रिमस्ट होकर के जाते हैं। बहुत ये अहम इन्फॉर्मेशन है, बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर इसको आप क्लियर करिए थोड़ा सा। जी, तो नेवी के भी ऑफिसर्स जाते हैं इनके बोर्ड में टेस्टिंग के लिए, तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इनसे जितने क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल एसएसबी का इंटरव्यू होता है उसी से मिलता जुलता इनका भी इंटरव्यू होता है। तो क्या पीआईक्यू फॉर्म के फॉर्मेट में कोई अंतर है सर इंडियन कोस्ट गार्ड या हमारे एसएसबी के अंतर्गत जो है प्रोसेस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई चेंज नहीं, वैसा ही है, लगभग इन्फॉर्मेशन वही है। पेजेस अगर बढ़ जाते हैं इनके तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन का ग्राउंड सर इनका वही है। चलिए बहुत बढ़िया। दैट मीन ये एक भ्रम दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है कि कोई अलग पैटर्न नहीं है, यही पैटर्न है जो वहाँ पे फॉलो हो रहा है, और जो आप तैयारी करते आ रहे हैं एसएसबी का, इसी जर्नी को आपको वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है। और जब पूरा का पूरा बोर्ड का ही सिस्टम कॉपी हो रहा है तो फिर तो कुछ अलग बात हो ही नहीं सकती, और कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस को वो इन्वॉल्व करेंगे आपके टेस्टिंग प्रोसीजर को चेक करने के लिए। एक बड़ा अच्छा प्रश्न था कि सर लाइफस्टाइल क्या हो सकती है? तो यार लाइफस्टाइल बिल्कुल इंडियन नेवी में ही ट्रेनिंग एजीमेला में हो रही है, तो आई थिंक देयर इज नथिंग, ट्रेनिंग विल गेटिंग ऑन द इक्वल स्टैंडर्ड। और जैसे सर ने एक अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं पीस टाइम में आप ही आगे हैं, तो कल्चर सिस्टम सब कुछ तो आपको फॉलो करना ही करना है, और वॉर टाइम में नेवी आगे हो रही। तो पॉइंट इज दैट कि ऐसा दिमाग में बिल्कुल ना रखें, ये कोई 94 की जॉब नहीं है, बिल्कुल इट्स ऑब्वियसली 24 आवर जॉब। और एक अच्छी सी लाइन है कि अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, तो ये बड़ा अहम बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में आप जा रहे हैं तो आपका एक अलग नजरिया हो जाए इस चीज़ को लेके। डे एंड नाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर तो है, और ऑब्वियसली आप ए ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं और सारी की सारी फैसिलिटीज़ वही हैं जो आप चाहते हैं। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर इनकी बात करें जी, तो अब आप देखिए 2008 में जो मुंबई में हमला हुआ था सर जी, उसकी सारी जवाबदारी, देखिए परेशान तो पूरा देश हुआ उससे, राइट, लेकिन सबकी आंखें एक ही कोर के ऊपर टिकी हुई थी, इंडियन कोस्ट गार्ड क्या कर रही थी उस समय। ये बड़ा सवाल था, किसी ने नेवी से जाके सवाल नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे थे। ये पीस टाइम सिक्योरिटी की वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंस थी कि पूरे देश ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि हमारी कोस्ट गार्ड कर क्या रही थी उस समय, और समुद्र के रास्ते से इतने लोग आ गए मुंबई में और आपको पता नहीं चला। तो ये नेविगेशन बहुत बड़ा रोल होता है जी। फिर ऐसा नहीं कि हमेशा कोस्ट गार्ड अकेले काम करेगी, राइट, ये भी कोई जरूरी नहीं है। देयर आर सेवरल प्लेसेस, जैसे गुजरात में रन ऑफ कच्छ की तरफ आप जाए तो नेवी और कोस्ट गार्ड दोनों साथ मिलकर काम करते हैं सर। कोस्ट गार्ड को नेवी के अंडर में काम करना पड़ जाता है वहां पर, तो ऐसा अंडमान निकोबार में भी होगा। तो 2-3 जगह ऐसी हैं जहां पर इनको सर काम करना पड़ता है। आप इंडियन नेवी का ही एहसास रखें, वही सिस्टम है, तो सिलेक्शन सिस्टम अंतर कैसे हो सकता है, वो तो इंडियन नेवी का ही पैटर्न फॉलो होगा। एक बच्चों का बड़ा प्रश्न चल रहा था मेरे से कि जो है कुछ रिलैक्सेशन टाइप की है सर, जो एनसीसी स्पेशल आ रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से आ रहे हैं,
या ऑलरेडी जो है यूनिफॉर्म पर्सनल है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत और कोई ट्रेजेडी हुई जो है तो क्या उनके कुछ लिबर्टीज़ हैं, तो अराउंड 5% तक की लिबर्टीज़ हैं, बट इसको हम बहुत वैल्यू नहीं देते बिकॉज एसएसबी का जो सिलेक्शन सिस्टम है उसमें इन सब बातों का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। तो सुटेबिलिटी की बात है, सुटेबिलिटी की बात है। फिर एक बच्चे का पैरेलल प्रश्न चल रहा था सर कि क्या अपॉर्चुनिटी साल में 2 बार आती है, तो अर्लियर से 2019 तक हमने साल में 2 बार ही देखा है, बट 2020-21 से थोड़े साइकिल चेंज हुए हैं, चीज़ें थोड़ा बदली हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि सून आपका 2 टाइम का जो कैटेगरी है वो फिर से एक बार स्टार्ट हो जाएगा। आइए सर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बच्चों का सर एक प्रश्न मेरे से बन रहा था कि सर ड्यूरिंग जीडी जो टॉपिक्स हमें मिलेंगे सर इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत, वो टॉपिक सर सेम हम जो तैयारी करते रहे एसएसबी में उस तरह का है कि कुछ नए टॉपिक्स पे भी हमें ख्याल करने की जरूरत होगी? नहीं, सेम टॉपिक सर, बिल्कुल बर्निंग इश्यूज के ऊपर टॉपिक आएगा ही आएगा। जो कवर स्टोरी होती हैं उनको ज़रूर ये लोग पढ़ते रहें ध्यान से जी, उसके आसपास टॉपिक रहता ही है जी। अच्छा बच्चों का एक प्रश्न सर और भी मेरे से कि सर ट्रेनिंग ड्यूरेशन और अन्य प्रोस्पेक्ट को लेकर के कि आखिर एजीमला के अंतर्गत जब एज ए कमीशन की डिग्री में जा रहे हैं तो इनका ट्रेनिंग सर इंडियन कोस्ट गार्ड की वर्किंग और उसकी फंक्शनैलिटी के आधार पे बेस्ड होता है या इंडियन नेवी के फंक्शन जो तरीके हैं फंक्शन करने के उसके आधार पे बेस्ड होता है? एजीमला में सबकी ट्रेनिंग एक ही होगी सर, एक ही होगी, वहाँ अलग अलग तो बनाया नहीं जाएगा, अलग बैच नहीं है, तो आपका सारा सिस्टम ये तो वही बात हुई कि नेवी सारा आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और एमआर वाले बच्चे जा रहे हैं तो भाई इंडियन कोस्ट गार्ड से जीडी वाला है, डीबी वाला है, यांत्रिक, उनको भी सेम सेटलमेंट दिया जाता है, उसी तरह के ट्रेनिंग प्रोसेस उन्हें गुजरना होता है। चलिए बहुत तेजी के साथ सर सेशन बढ़ रहा है और आई थिंक मैं प्रश्न इनके कवर करते चला हूँ। अभी एक प्रश्न का भी जबरदस्त था सर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि आखिर सर पीएसबी में जाना है तो किन किन डॉक्यूमेंट्स को हमें कवर करना है, मैं उस पर आता हूँ सर। उससे पहले सर इनके लिए कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल हो जाता है, बिकॉज सर बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं सर, इवन उन्होंने बीटेक किया, ग्रेजुएशन किया, सारी चीज़ें कर रखी हैं, बट सर वो कम्युनिकेशन पे कमांड नहीं है, तो एक अलग सा डर इनके अंदर भी समाया हुआ है सर कि क्या इंग्लिश की जो एक्सपेक्टेशन है कोस्ट गार्ड के अंदर ज़्यादा होती है, कम होती है, बड़ा बच्चों का सर डाउट चल रहा है। सर जायज़ बात है, कम्युनिकेशन का बहुत रोल होता है इनके अंदर जी, खास करके जब ये डायरेक्ट एंट्री है। और आप देखिए सर एसएसबी में हम लोग तो अक्सर ये बात करते हैं कि डायरेक्ट एंट्री जितनी भी आएगी वहाँ कम्युनिकेशन का लेवल अपने आप ही बढ़ जाता है, क्योंकि इससे पहले सही बात, इससे पहले कोई स्क्रीनिंग नहीं की गई है आपकी, स्क्रीनिंग नहीं की, तो वो तो बेस बनाएंगे, बेस बनाया। अच्छा, इनका जो पीएसबी होता है उसमें सिर्फ जो लैंग्वेज रखी जाती है वो इंग्लिश रखी जाती है, राइट सर। तो जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा वो पीएसबी वैसे भी नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, तो वहाँ पर इनको मेहनत करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अब ये ना हो कि ये बोले ना, बिल्कुल राइट सर, बोलना ज़रूरी है, आप मिक्स कर लीजिएगा। अगर बहुत ख़राब है आपका लैंग्वेज पे कमांड तो आप 1-2 वर्ड मिक्स करके भी बात कर लेंगे तो भी ठीक है। इट इज़ आफ्टर ऑल इट इज़ योर स्टोरी एंड यू हैव टू नरेट इट। तो नरेशन में भी सर देखिए इनमें 2 मसले आते हैं जी। एक, किसी 15 जैसे 20 लोग बैठे हैं, अब उसमें से जब कोई नरेट करता है तो एक लगता है कि ये सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर की तरह बटन आपने दबा दी, ऑन हो गया, अपना ही एक, कहीं आंखें हैं, कहीं उसकी लय जा रही है, कहीं अटक रहा, कोई मतलब नहीं किसी से, उसको लगता है ये कहानी याद की है बस सुना दें, बोल दें। अच्छा, एक की इंपॉर्टेंस ये रहती है, एक का पूरा ध्यान ये होता है कि ये 20 लोग बैठे हैं तो मेरी स्टोरी इन 20 को समझ में आए, मैंने क्या लिखा है। अगर आप अपनी ही लिखी हुई कहानी अपने ग्रुप मेंबर्स को नहीं समझा पा रहे हैं तो आपके नरेशन की वैल्यू कहाँ रह जाती है? कभी कभी तो खुद को भी नहीं समझा पाते, नहीं समझा पाते। और इनको, अच्छा ये सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में नहीं है सर, कई सारे आप कैंडिडेट ऐसे देखिएगा जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं मगर उनकी बात किसी को नहीं समझ में आती है, राइट, वो भी तो खराब है। तो आप जब कहानी, नरेशन का मतलब आपकी स्टोरी दूसरों को समझ में आए, आप दूसरों के लिए बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, मुझे लगता है कि अगर हम मेजर कलसी क्लासेस के अंदर की ट्रेनिंग देखें, कम्युनिकेशन तो हम आपके बेहतर बनाएंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं बेटा, बट जब पूरे टेस्टिंग को सर कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, मैं थोड़ा इसको आसान भाषा में समझा दूं। सर का सिंपल सा ये कहना है कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं, जो भी चीज़ें आप बोल रहे हैं, उसमें आप नज़र आने चाहिए, उसमें ये होना चाहिए कि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। और कमाल की बात, जब आपको अच्छे से पता होगा तो बाकी के भी फेस एक्सप्रेशंस आपके लिए मायने रखते हैं, क्या कि जो बात मुझे पता है मैं बाकी को भी पता करा पर रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। एंड फॉर दैट ऑब्वियसली अ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स ऑल अबाउट द टेस्टिंग। तो इसको बहुत हवा ना बनाएं, इट्स सिंपल अ पर्सनैलिटी टेस्ट एंड ऑब्वियसली एक अच्छे गाइडेंस से, एक अच्छी ट्रेनिंग से चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से प्रिपेयर करें, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ कमी है, परफेक्शन नहीं है, तो बेटा बैठ के इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक सही प्लेटफॉर्म चुन करके उसके साथ लगना होगा।
और देश के लिए इकलौता सही प्लेटफॉर्म है, एंड दैट इज मेजर कलसी क्लासेस, जहां बिल्कुल एक्सपर्टाइज है हमारा हर सेगमेंट को लेकर के, और हम टेक्निकली समझते हैं कि आखिर किस तरह के एंट्री के लिए किस तरह के पर्सनैलिटी पे काम करना होगा और कैसे आपको बेहतर बनाना होगा। और ये कोई मास ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, वी आर वेरी इंडिविजुअल फोकस्ड फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट, हम इंडिविजुअल फोकस्ड हैं हर कैंडिडेट्स को लेकर के। तो बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है एमकेसी लर्निंग ऐप के, और ऑफलाइन एमकेसी क्लासरूम में इंडिया में इकलौते अवेलेबल है। तो बिल्कुल बेटा उठिए, जगिए, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी गॉट इट। और मुझे लगता है कि हम बहुत सारी बातें यहाँ से बताने की कोशिश करेंगे, बट वो सब कुछ नहीं दे पाएंगे जो हम देना चाहते हैं। इवन हम सर लगातार इंटरेक्टिव सेशन करना चाहते हैं, बट हमें शेड्यूल नहीं मिल पा रहे हैं ऐप आपके यूट्यूब चैनल पे, और बहुत सारी दिक्कतें, 20 एंट्रीज हो जा रही हैं, पर उसके बावजूद हमारी कोशिश है कि यहाँ से आकर के एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आप में लाएं कि आखिर इस टेस्ट का मतलब क्या है और वैल्यूज क्या है। तो बच्चे का एक प्रश्न था, मैं ऐड कर देना चाहूंगा यहाँ कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या कैरी करने हैं। तो 2 कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड, कलर प्रिंट आउट है तो कलर ही निकाल लीजिएगा, 2 क्या भाई 4 ले लेना। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ले लीजिएगा और मार्कशीट 10th एंड 12th स्टैंडर्ड की, और डिग्री अगर कोर्सेज हैं तो उनमें भी ले लीजिएगा, सेमेस्टर, ईयर मार्क्स, सीट, बीटेक, ग्रेजुएशन, कुछ भी ये सब ले लेना। आईडी प्रूफ में कुछ भी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप कैरी कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST हैं तो बिल्कुल लेके जाएंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा जो है पुराना आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। PSB में अपीयर होने के समय ध्यान रखिएगा। अदरवाइज इंडियन कोस्ट गार्ड डॉक्यूमेंटेशन को लेकर सर बहुत सीरियस है और कोई लिबर्टी नहीं मिलेगी बेटा, तो ज़रूरी है। 12 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद द ब्लू बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड के साथ बेटा आपको वहाँ फोटो लेके जानी है, वो आपके लिए ज़रूरी है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर बच्चे अक्सर प्रश्न पूछते हैं कहाँ से मिलेगा, तो भैया अपने स्कूल से मिलेगा, प्रिंसिपल से मिलेगा, कॉलेज से मिलेगा, सरपंच से मिलेगा, आर्म फोर्सेस कमीशन ऑफिसर हैं, गैजेटेड ऑफिसर हैं, उनसे मिलेगा, रेवेन्यू ऑफिसर। तो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर यू, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां आप ले सकते हैं। अल्टीमेट सर फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड के जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए आप एक मेन बात क्या कहना चाहेंगे, और क्या करें इस समय, और कैसे वो काम करें कि फाइनली अपनी सफलता को सर सुनिश्चित कर पाएं? अब तो लग जाना चाहिए सर इनको, अब तो समय आ गया है। और आप देखिए 26 तारीख, कभी 2 दिन पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई गई देश में। उनकी एक बहुत प्यारी सी बात मुझे जो कभी समझ में आई लाइफ में, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे उनकी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, खुद ही इंसान बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान, कईयों के रोल मॉडल रहे हैं। आई थिंक कईयों नहीं सर, सबके रोल मॉडल हैं। ज़्यादातर के तो समथिंग यंगस्टर्स के लिए, एंड ही इज अ पर्सन सर। एक बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही थी सर कि प्रयास जो इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाले छोड़ देते हैं। क्या बात है, ठीक है। तो ये अगर आपने समझ लिया लाइफ में, तो बस आज से फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी। बहुत बड़ी सर बात आपने कही। तो इंतजार नहीं करना है, अटैक करना है। और ऑलमोस्ट हर सेगमेंट हम लोगों ने कवर किया। आशा करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट, कोई भी कमी रह गई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी आइए और ज़बरदस्त अपनी क्वारीज को रखिए। बिल्कुल आपका हर आदेश हम सबके सर आँखों पर, आप बस गाइड करते चलिए और ऐसे ही प्यार बरसाते चलिए। लगातार हर एंट्रीज के लिए हम वीडियोज़ लाएंगे आपके लिए, और स्पेसिफिक आपकी एंट्री को लेकर हम बात करेंगे, आपके मोटिवेशन को बढ़ाएंगे, आपके गाइडेंस को बेहतर करेंगे, और फाइनली आपका इंडियन कोस्ट गार्ड में जाने की सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल विश यू गुड लक फ्रॉम माय साइड एंड वेलकम MKC फॉर द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ प्लेटफॉर्म। और साथ ही साथ अगर तैयारी करना है स्पेशल भी, तो बुक्स भी ले सकते हैं आप MKC पब्लिकेशन के माध्यम से। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।